हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग डेली के डेली यूपीएससी से जुड़े हुए जो भी रेलेवेंट आपके न्यूज़ आइटम्स होते हैं, रेलेवेंट आपके करंट अफेयर्स होते हैं, वेरियस न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, उन सबको कंप्लीट करने का काम करते हैं यहाँ पे। तो उसी सिलसिले में आज ये 15th ऑफ द जून का वीडियो आपके सामने है जिसमें हम लोग सारे के सारे न्यूज़ आइटम्स को एमसीक्यूज के साथ कवर करने वाले हैं। ये आपके आज के 10 टॉपिक्स है जिन्हें हमें कवर करना है, स्टार्टिंग विद वन नेशन वन इलेक्शन। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि लॉ मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि जो रिपोर्ट है साइमल्टेनियस पोल्स की उसको कैबिनेट के सामने रखा जाए। बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको ये कहा गया था कि आप एग्जामिन करिए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। अब यही रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री जो है कैबिनेट के सामने जल्द से जल्द रखने की बात करने वाली है। ठीक है, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन पूरा होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। आपके मेंस एग्जामिनेशन के जीएस 2 के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। द कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट अ सिनेरियो वेयर ऑल स्टेट इलेक्शंस, आसान भाषा में देखिए कहा जाए तो जितने भी आपके राज्य की विधानसभाएं हैं और जो आपकी लोकसभा है, इन सबके सब इंस्टीट्यूशंस के चुनाव एक साथ कराए जाए तो उसे वन नेशन वन इलेक्शन बोलेंगे। अभी आपको पता है 2024 में कुछ दिन पहले ही लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हुए हैं। ठीक है, साथ में उड़ीसा, साथ में आंध्र प्रदेश के इलेक्शन भी यहीं पे इसी के साथ ही साथ संपन्न हुए हैं। अभी कुछ टाइम बाद बंगाल में इलेक्शन होने हैं, अगले साल आपके बिहार में इलेक्शन होने हैं। ऐसे करते करते हर साल 3-4 राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं और फिर हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव तो मानिए होता ही है। अब इससे होता क्या है कि हमेशा हमेशा जो है एक सरकार या फिर जो नेता लोग होते हैं वो चुनाव के मोड में रहते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चुनाव के मोड में रहते हैं। कभी उनको सोलरली काम करने का मौका नहीं मिलता है। होता ये है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो कुछ पॉपुलिस्ट मेजर लेने होते हैं, जनता को खुश करने के लिए सरकारें कुछ काम करने की इच्छा रखती हैं। ठीक है, अब जब ये चुनाव लगातार चल रहे हैं, आज यहाँ है कल वहां है, जो पार्टी यहाँ लड़ रही है वही वहां पे भी लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कोई एक्शन ले रही है वो पार्टी तो दूसरे स्टेट में भी उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो हमेशा ही सारे पॉलिटिशियंस या फिर नेता या फिर मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब आपके किस मोड में रहते हैं? जनता को खुश करने के मोड में रहते हैं। कई बार वो टफ डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये डिसीजन लिया तो जनता कहीं इसके बदले हमसे नाराज ना हो जाए। तो इसलिए सारे के सारे इलेक्शंस 5 साल में एक ही बार कंप्लीट करा दिए जाए, सारे राज्यों के और लोकसभा के। उसके बाद 5 साल सरकारें अपने मन से काम करती रहें। ये एक पूरा आइडिया है इसके पीछे। अच्छा, कोई नई बात नहीं है इसमें। हमारे यहाँ आजादी के बाद से 1967 तक ऐसा ही होता था। ठीक है, 1967 तक ऐसा ही होता था। बट हुआ क्या कि 57, 62 और 67, इसके पहले 1952, ये 4 चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन के मॉड्यूल पे हुए थे, यानी कि सारे राज्यों के एक साथ हुए थे। लेकिन क्या हुआ 1968 में और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, तो वहां पे अब दोबारा चुनाव करने की जरूरत पड़ गई। ऐसे करते 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 फिर सारे के सारे डिसअलाइन हो गए, मिस अलाइन हो गए कहीं ना कहीं। अब जो है आज की डेट में आपको हर साल कहीं ना कहीं चुनाव देखने को मिल जाता है। ये पूरा आइडिया इसके पीछे है। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं भाई? साउथ अफ्रीका में होते हैं, स्वीडन में होते हैं, ब्रिटेन में होते हैं। इन सब जगहों पे वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी चल रहा है। अब इसके दोस्तों बेनिफिट्स क्या क्या है ये आपको देखना है। जाहिर सी बात है, जब पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई जाए तो अब मान के चलिए कि सरकार उसको लेकर के बहुत सीरियस है और उसके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदे या बहुत ज्यादा नुकसान है। तभी इतने बड़े आदमी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जनरली आप नहीं सुनोगे कि एक्स प्रेसिडेंट या फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में कोई कमेटी वगैरह बनाई जाए। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या है? पहली बात तो गवर्नमेंट का डिस्ट्रैक्शन कम होगा। जो गवर्नेंस करते रहे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। आप कोई टफ डिसीजन लेने वाले हो, कल कहीं चुनाव है, नहीं नहीं, अब कहीं ऐसा ना हो जनता हमसे नाराज हो जाए। इससे क्या होता है, जनता तो नाराज नहीं होती है आपसे, लेकिन देश की इकोनॉमी, देश की ग्रोथ आपसे नाराज हो जाती है, पहली बात। दूसरी चीज क्या, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंपैक्ट रहता है। आपको पता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है तो कोई बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजंस सरकारें नहीं ले सकती हैं या फिर अनाउंसमेंट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत झेलने को मिलती है सरकारों को। कोई वो बड़ा डिसीजन, कोई की पॉलिसी डिसीजन वो नहीं ले पाती है, फिर उसको अनाउंस नहीं कर पाती हैं। पॉलिटिकल करप्शन, जाहिर सी बात है, जब इतने सारे चुनाव होते हैं उनको लड़ने के लिए अलग अलग प्रचार की जरूरत है। अब आप सोच के देखिए कि अभी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जाकर के रैलियां की हैं, यूपी में की हैं, बिहार में की है, बंगाल में की हैं। अभी 6 महीने बाद बंगाल में चुनाव है, प्रधानमंत्री फिर से जाएंगे प्रचार करने के लिए। एक साल बाद बिहार में चुनाव है, वहां फिर से जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो ये प्रचार करने के लिए जो जा रहे हैं इस पर खर्चा तो होता ही है ना। रैलियां ऑर्गेनाइज होती है, बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा होता है। तो अगर ये सारा खर्चा एक ही बार में हो जाए, एक ही बार प्रचार करना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ना।
तो ये खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ाता है। जब खर्चा बढ़ेगा तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? अब भाई कोई इनका बहुत सारे पॉलिटिशियंस का, फिर सारी पार्टीज के सारे लीगल सोर्स तो होते नहीं कमाने के, कुछ ना कुछ इलीगल करप्शन बेस्ड इमोरल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, तो उनको बढ़ावा मिलता है। भाई जाहिर सी बात है कॉस्ट सेविंग होगी, इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना? जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए 11 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, ठीक है, पूरे इलेक्शन में। और अभी जो 2019 का चुनाव है उसमें जो एडीआर का डेटा है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। मतलब कहा, माना कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तमाम चीजें हो गई है, बट 11 करोड़ क्या और 60,000 करोड़, मतलब 11 करोड़ के बाद आपका 110 करोड़ आएगा, 1100 करोड़ आएगा, है ना? लेकिन ये सीधे 60,000 करोड़ की बात हो रही है, 11,000 करोड़ भी आएगा, लेकिन सीधे 60,000 करोड़ पे मुद्दा पहुंच गया आपका, ठीक है। खैर, तो ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। सिटीजन्स की कन्वीनियंस, आपको पता है कि बार बार इलेक्शन में वोट देना किसी को पसंद नहीं है, बहुत लोगों को तो एक जिम्मेदारी लगती है, एक तरीके से उनको एक भार लगता है, अपने पर बर्डन लगता है कि हमें वोट देने जाना है। उसके ऊपर से भी हर बार चुनाव हो रहे हैं, कभी आपके लोकसभा के हो रहे हैं, 6 महीने बाद आपके विधानसभा के हो रहे हैं, 6 महीने बाद आपके पंचायत के हो रहे हैं, म्यूनिसपैलिटी के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बार बार वोट देने के मोड में रहती है। तो ये जनता के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा अगर एक ही बार में सारे चुनाव हो जाए, वो एक ही बार में जाकर के सबको वोट दे आए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अब कोई साइंटिफिक डेटा इसके पीछे नहीं है, बट हाँ एक ये उम्मीद है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ऑप्टिमाइजिंग लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज, आपको पता है कि भाई जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां पे पैरामिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को एक तरीके से डिप्लॉय करना पड़ता है। अब होता क्या है कि इनका मेन काम चुनाव में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं है, इनका मेन काम देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन जब हर 6 महीने बाद इनकी मूवमेंट होती है कि जाइए भैया वहां चुनाव है, वहां संभालिए जा करके, अब जाइए वहां चुनाव संभालिए जा करके, तो इनका जो मेन गोल है उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं धीरे धीरे करके, है ना? तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी ये दिक्कत आती है, लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्ट होते हैं। फिर कर्बिंग हॉर्स ट्रेडिंग, जाहिर सी बात है जब आपको बार बार चुनाव होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी कि कुछ मेजोरिटी में कम रह गए, कुछ बढ़ गए तो कुछ इनसे खरीद लिए, कुछ उनसे खरीद लिए। सरकार बनाने के लिए जितने चाहिए 4-5 कम रह गए तो किसी बगल वाली पार्टी से 4-5 विधायक खरीद लिए, उनको पैसा दे दिया, इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं बेसिकली। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है चुनाव के बाद जो नेताओं की खरीद फरोख्त होती है कि भैया हमारे पास 5 कम रह गए तो एक फॉर्च्यूनर ले लो, 5 करोड़ रुपए ले लो, हमारे पास आ जाओ, है ना? तो ये आपका हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्टेट गवर्नमेंट्स, अब आपको पता है कि जनता को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा राज्य सरकारों के ऊपर बोझ रहता है कि फ्री में पानी दीजिए, फ्री में बिजली दीजिए, फ्री में लैपटॉप बांटिए, फ्री में साइकिल बांटिए, फ्री में कुछ करिए, फ्री में कुछ करिए, लोन माफ करिए। इससे क्या होता है, स्टेट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर रहती है ना? तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी सुधरेगी। ये सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। अब इसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। ये पोटेंशियल बेनिफिट्स है किसके? वन नेशन वन इलेक्शन के। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स एंड मिड टेन्योर कोलैप्स। अब पहली बात तो आपको संविधान को अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि उसने 5 साल का टेन्योर दे रखा है। उसके बाद जहां पे अब मान लीजिए अभी लोकसभा के चुनाव से सारे चुनाव को अलाइन करना हो, है ना? अगर सारे स्टेट के चुनाव को लोकसभा चुनाव से अलाइन करना हो तो कई स्टेट्स ऐसे होंगे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए हैं, है ना? और अभी कुछ टाइम बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो इनको अगर अलाइन करना होगा तो कहीं ना कहीं इनको बहुत तो नुकसान देखना पड़ेगा। अब 1 साल का टेन्योर रहेगा मान लीजिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। 1 साल बाद क्या होगा, लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा? मतलब जब ये पहली बार होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत सारे राज्यों को अपनी सरकारें समय से बहुत पहले गंवानी पड़ेंगी। ये एक दिक्कत की बात है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो जनता को मौका मिलता है ना अपना एंगर एक्सप्रेस करने का। अब मान लीजिए जैसे एक बार चुनाव हो गया, आपको पता है कि चुनाव के 2 महीने पहले से लेकर के पूरी चुनाव की प्रक्रिया में ना पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, ना एलपीजी गैस के प्राइस बढ़ते हैं, मतलब कुछ भी सरकार ऐसा नहीं करती कि जनता नाराज हो जाए। और ये रिकॉर्ड की बात है, मतलब एटलीस्ट जब से मैं एक तरीके से इतना मैच्योर हुआ कि मुझे समझ में आया कि क्या चीजें हो रही हैं आसपास, तब से मैंने ये देखा है कि चुनाव खत्म होने के बाद, स्पेशली लोकसभा चुनाव खत्म होने के नेक्स्ट विद इन वीक्स में जो है प्राइसेस कहीं ना कहीं शूट अप होते हैं, पेट्रोल के, एलपीजी के, अलग अलग चीजों के, है ना? तो अब क्या होगा, अब सोचिए 6 महीने बाद बंगाल में चुनाव है तब भी सरकार क्या कर रही है, प्राइस बढ़ा रही है। अब सोचिए अगर सरकार के पास ये लिबर्टी आ जाए कि अरे अब तो 5 साल को सोचना ही नहीं है, तब क्या हाल होगा, है ना? और फिर जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं हो पाएंगे। अब ऐसे क्या कि अगले 1 साल में अगर सरकार कुछ भी खराब करती है, भले वो केंद्र सरकार खराब करे, लेकिन जनता उसका जवाब बंगाल के चुनाव में दे देगी, उसका जवाब बिहार के चुनाव में दे देगी। लेकिन जब उसको जनता को बार बार मौका नहीं मिलेगा तो उसको 5 साल वेट करना पड़ेगा, और उस 5 साल में हो सकता है देश कहीं ना कहीं बहुत खराब स्थिति में भी चला जाए। तो जनता, डेमोक्रेसी में जनता को बार बार वोट देने का अधिकार मिलना ये एक अच्छी चीज भी कहीं ना कहीं मानी जाती है। उसके बाद
बायस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? जाहिर सी बात है, आप सोचिए कितने चांसेस हैं कि आप जब वोट देने के लिए जाएं, आपको मान लीजिए वोट देने जाना है, आपको लोकसभा का वोट भी देना है, वहां पे विधानसभा का वोट भी देना है, अपने एरिया की पंचायत म्यूनिसपैलिटी का भी वोट देना है। अब कितने चांस है कि आप तीनों में अलग अलग बटन दबाओगे? चलिए, आप और हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, है ना, तो हम लोग तो फिर भी कर लेंगे ये सब चीजें। बट आप सोचिए जो रूरल पॉपुलेशन है इंडिया की इतनी ज्यादा, उसको कहाँ समझ में आएगा? उनको तो जो उनके दिमाग में सिंबल्स घूमते कि अच्छा कमल का फूल, अच्छा साइकिल, अच्छा कांग्रेस का पंजा, या फिर अच्छा लालटेन, तो उनको सिंबल दिखाई पड़ता है। हो सकता है, मतलब हो सकता है कि होता है ऐसा मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कि वो तीनों में एक ही सिंबल दबा के चले जाएंगे। अब उनको उनसे ये मतलब नहीं होगा कि भैया पंचायत में हमारे यहाँ हो सकता है किसी और पार्टी ने अच्छा काम किया हो, विधानसभा में किसी तीसरी पार्टी ने अच्छा काम किया हो, और लोकसभा में किसी चौथी पार्टी ने अच्छा काम किया हो, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वोट हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक बायस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? हालांकि इसके कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। जैसे 19 का आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, और साथ में उड़ीसा का चुनाव। लोकसभा में उड़ीसा से जनता ने खूब भर भर के बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जो राज्य की विधानसभा का चुनाव था, वहां पे बीजू जनता दल को, नवीन पटनायक साहब की पार्टी को जिता दिया, है ना। यानी कि एक ही चुनाव में एक ही बार जनता वोट देने गई और अलग अलग डायरेक्शन में वोट दिया। तो अब इसका एक्सेप्शन भी है, बट हाँ, जनरल मेंटेलिटी यही है कि इससे पॉलिटिकल बायस कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। फिर कॉस्ट इम्प्लीकेशन। अब ठीक है, बहुत पैसा बचेगा, अभी 60,000 करोड़ खर्चा हो रहा है, प्रचार कम करेंगी पार्टियां, तमाम चीजें हैं, लेकिन पहली बार जब आपको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने हैं, तो उतनी ईवीएम, उतने वीवीपैट तो आपको खरीदने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, डिप्लॉय करने पड़ेंगे, है ना। एक साथ उतनी आर्म फोर्सेस को तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पोटेंशियल चैलेंज रेस करते हैं। ईवीएम उतनी ज्यादा नहीं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो उसमें यूज हो जाए। ईवीएम फेस बाय फेस आपकी ट्रेवल करती है कहीं ना कहीं, है ना, चुनाव दर चुनाव वो ट्रेवल करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। फिर लीगल कंसर्न्स की बात है। एसआर बोमई ने क्या कहा था? एसआर बोमई ने कहा था कि भैया स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन अनाउंस कर देती है और राज्यों से कह देती है अपनी विधानसभाएं भंग करिए, आप दोबारा से चुनाव में जाइए, तो क्या ये स्टेट की ऑटोनॉमी का नुकसान नहीं है? क्या ये जनता के दिए गए वोट का अपमान नहीं है? ये सब चीजें है ना। ठीक है। लैंग्वेज बायस इन द कंसल्टेशन प्रोसेस। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी ना डिस्कस करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें खाली दो ही भाषाओं में बात हुई है, इंग्लिश और हिंदी में। जबकि ये मुद्दा तो पूरे देश का है ना। और हिंदी तो मतलब एक नॉर्थ की भाषा है, मतलब एक मेजर पॉपुलेशन बोलती है इंडिया की, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, और छोटे मोटे पॉकेट स्टेट्स नहीं, बड़े बड़े, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, है ना, जहाँ पे हिंदी उस तरीके से नहीं बोली जाती है, तो ना इंग्लिश बोली जाती है उस तरीके से। तो उन लोगों से हमने कंसल्ट करने के लिए कैसे हमने इंश्योर किया, है ना? ऑब्वियस सी बात है, नहीं किया। 22 लैंग्वेजेस में से हमने खाली दो भाषाओं में अपनी मीटिंग में बात करी है, जबकि हम बात पूरे देश के चुनाव की कर रहे हैं। हमें केरला के पंचायत के चुनाव भी इसमें इंक्लूड करने हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा मलयालम डोमिनेशन होगा, है ना। लेकिन उनके विचारों को यहाँ पे कैसे अकोमोडेट किया गया है, इसके बारे में कहीं ना कहीं शक है। चलिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब आपको पता है नोटबंदी की थी सरकार ने, आरबीआई को पता तक नहीं था, जैसा कि बाद में सब बातें खुल के आई है सामने। अभी भी इलेक्शन कमीशन का बहुत ज्यादा रोल इसमें दिखाई नहीं। जितना सरकार प्रोएक्टिव है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, उतना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बयान या फिर कुछ उनके सर्कुलर्स में देखने को ऐसा नहीं मिलता है। तो कहीं एक ये भी शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार ही अपने मन से इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप रही है डिसीजन, वो खुद भी तैयार नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो ये सारे आपके चैलेंजेस हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? पहली बात तो कंसेंसस बनाइए, दो की जगह 22 भाषाओं में बात करिए, है ना। सबसे बात करके ही होना चाहिए जो भी होना चाहिए। संविधान को अमेंड करना पड़ेगा तो कीजिए भाई, जाहिर सी बात है। फिर अलाइनिंग असेंबली टर्म्स विद द लोकसभा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसको आप कंसेंसस के बिना एड्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए जहां पे चुनाव हो गया है, मान लीजिए किसी किसी विधानसभा का टर्म 6 महीने बढ़ाना पड़ेगा, 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान वगैरह में चुनाव हो जाए 2019 में, है ना, 2019 सॉरी 2023 में चुनाव हुए राजस्थान वगैरह में, 24 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। अब अगर मैं 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन करना है, तो 2028 में आइडियली चुनाव होने चाहिए राजस्थान और इनके, वैसे अगर अभी के हिसाब से चले। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना होगा तो हमें इन राज्यों में चुनाव भी 2029 में करवाने होंगे। तो ऐसे राज्य तो तैयार हो जाएंगे जहाँ पे सरकारों को 1 साल का फायदा मिल रहा होगा। लेकिन आप सोचिए कि कुछ सरकारों को तो 2 साल पहले, 3 साल पहले डिसॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये कंसेंसस के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर आप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ईवीएम, वीवीपैट, पोलिंग बूथ, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, भाई करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्टीजेंसीज। अब सब कुछ सुहाना है एकदम, वन नेशन वन इलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन बाय चांस किसी राज्य की सरकार ने 2.5 साल बाद इस्तीफा दे दिया और कोई और वहां पे सरकार बनाने के लायक नहीं हुआ, तो वहां पे क्या चुनाव नहीं होंगे? क्या वहां पे 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? आप ये सोच के देखिए, है ना। तो ये जो कंटिजेंसीज आ सकती हैं, हंग पार्लियामेंट, मान लीजिए किसी पार्टी को सरकार, किसी को मेजोरिटी ही नहीं मिली, है ना,
तो वहां और कोई सरकार बना ही नहीं पा रहा है, बाकी राज्यों में सरकार बन गई, पार्लियामेंट की सरकार ही नहीं बन रही है, तब फिर क्या होगा? या फिर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आके सरकार गिरा दी गई, तब क्या होगा? तो ऐसी चीजों को भी डील करने के लिए हमें अपने लॉज में कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। और सबसे बेसिक चीज जो है वो अवेयरनेस, वोटर एजुकेशन, इन दोनों चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक वन नेशन वन इलेक्शन उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो ये वही आपका वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट था। GS2 के लिए आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल, अगले साल, एक साल बाद, ये अगले 5 साल तक न्यूज में रहने वाला है। कभी भी ये आपको, या फिर कभी से कई ज्यादा बार आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इसके नोट्स वोट बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज है आपकी ब्रिक्स के बारे में। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 15th ब्रिक्स की समिट होस्ट की थी साउथ अफ्रीका ने 2023 में, और इंडिया होस्ट करेगा 16वीं ब्रिक्स की समिट 2024 में अक्टूबर में। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, कोई भी नहीं सही है। हुआ क्या है, बेसिकली अभी ब्रिक्स में जो है नए मेंबर्स आपके ऐड हो गए हैं, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया है। इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और यूथोपिया, ये 5 कंट्रीज यहाँ पे आ गई हैं। कौन कौन सी? इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया। आप देखिए सबकी सब लगभग एक ही जगह के आसपास की कंट्री हैं। सबसे ऊपर ईरान है, फिर आपका यूएई सऊदी इधर है आपका अरेबियन पेनिनसुला में, इजिप्ट आपका अफ्रीका के एकदम ऊपर के साइड पे है और इसराइल के नीचे, और इथोपिया आपका इधर इंडियन ओशन के साइड पे है। तो ये सारी कंट्रीज आपकी कहीं ना कहीं किसकी मेंबर बन गई? ब्रिक्स की मेंबर बन गई हैं। इनकी मेंबरशिप 2024 1 जनवरी से आपकी मान ली गई है, इंडिया ने इनका स्वागत किया है। अब ब्रिक्स के बारे में देख लीजिए भैया, इनका एक्रोनिम है ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का। ये हर साल भैया मीटिंग करते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो रीजन स्पेसिफिक या कंट्री स्पेसिफिक जो है मुद्दों पे काम करते हैं। तो ब्रिक्स भी उन्हीं में से एक है, जो एक कई मायनों में लाइक माइंडेड कंट्रीज ने एक साथ आकर के ये इनिशिएटिव शुरू किया था। बेसिकली ये सारे जो जितने ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको रशिया, इंडिया, चाइना ऐसे देश देखने को मिलेंगे, उनका प्राइमरी मोटिव रहता है वेस्ट की डोमिनेशन को, वेस्ट की हेजेमनी को काउंटर करना। हेजेमनी का मतलब प्रभुत्व एक तरीके से। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, हर जगह किसका डोमिनेंस है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, G20, G7, हर जगह इनका डोमिनेशन है। तो जहां पे भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे आपको जिसमें यूएसए मेंबर नहीं है, यूके मेंबर नहीं है, फ्रांस, इटली मेंबर नहीं है, और ये सब मेंबर हैं, इंडिया, चाइना, आपका रशिया, तो ये सब कहीं ना कहीं वेस्ट की डोमिनेशन को मेन पर्पज इनका काउंटर करना है। बाकी ये ऑफिशियली कुछ भी बोलते रहें, बट मेन इनका पर्पज क्या है कि हमें यूएसए को जो है एक तरीके से जो है नीचे बैठाना है। 15वीं ब्रिक्स की समिट आपकी अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुई थी, बिल्कुल सही बात है। अगली रशिया में होगी। तो यहाँ पे आपका दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये जो ब्रिक है इसकी शुरुआत आपकी इनफॉर्मली हुई थी कहाँ पे? जब लीडर्स मिले थे किसके? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के। तब अफ्रीका का कोई इससे एक तरीके से लेना देना नहीं था। बाकी की 4 कंट्रीज ब्रिक जिनको हम बोलते हैं, वो G7, जो आज G7 है, पहले G8 हुआ करता था, जब इसमें रशिया भी था, है ना। तो G8 की समिट हुई थी 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। वहां पे ब्रिक कंट्रीज के लीडर मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही कि हमें जो है ये कुछ ब्रिक टाइप का शुरू करना चाहिए, जिसको बाद में न्यूयॉर्क में एक फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की गई न्यूयॉर्क में, उसको फाइनलाइज कर दिया गया। आप सोचिए, यूएसए को काउंटर करने के लिए बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और मीटिंग कहाँ हो रही है? न्यूयॉर्क में हो रही है। खैर, 2009 में क्या हुआ? इनॉग्रल सेशन इनका हुआ कहाँ पे? येकाटेरिनबर्ग, रशिया में। द फॉलोइंग ईयर 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइंट टू फॉर्म द ग्रुप नोन एज ब्रिक्स। और भैया 2009 में पहली मीटिंग होती है इनकी फॉर्मल, 2010 में ब्रिक्स में जो है करके साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है, इसी वजह से वो ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है, 3.5 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, 45% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो। इकोनॉमी जो है कलेक्टिवली 28.5 ट्रिलियन से ज्यादा है, 28% ग्लोबल इकोनॉमी के अराउंड डिनोट करता है। ये सब बातें आप मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, आप याद कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एज पार्ट ऑफ ग्रुपिंग कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, अब इनके आने से क्या हुआ है, जितना अभी दुनिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है 44% अब ब्रिक्स देशों के हाथ में है। ठीक है, चलिए अब भैया क्या इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है जो नए मेंबर जुड़े हैं उनकी उनके आने से? सऊदी अरेबिया और ईरान के आने से क्या हुआ कि एनर्जी रिजर्व्स को बूस्ट मिला है, जाहिर सी बात है ना। और सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड कौन करता है भाई पूरे दुनिया में? चाइना और इंडिया। ठीक है, चाइना, इंडिया डिमांड करने वाले भी यहीं पे है, सप्लाई करने वाले भी यहीं पे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज है। ठीक है, फिर रशिया को नए मार्केट चाहिए भैया अपने एनर्जी एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो भैया ये सब जो नए मेंबर बने हैं वो रशिया के लिए एक नया पोटेंशियल मार्केट हो सकते हैं। फिर इजिप्ट और यूथोपिया के आने से क्या हुआ है कि एक तरीके से जो मैरीटाइम ट्रेड है रेड सी रीजन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में, उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रिक्स का एक तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये सारी कंट्रीज
आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, रेड सी वाले एरिया में पड़ती हैं और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। तो ये सप्लाई मूवमेंट, सप्लाई चेन वगैरह यहाँ पे ब्रिक्स की इंश्योर है, इसके लिए बढ़िया काम करेंगे ये लोग। चलिए, ये सारे तो मुद्दे हो गए। अब मेंस में आपका क्या आएगा भैया, इंडिया के लिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो जियो पॉलिटिक्स, आपको पता है कि पूरे दुनिया में हमेशा टग ऑफ वॉर की स्थिति में इंडिया बीच में ही रहा है ना। पहले रशिया यूएसए, अब रशिया सॉरी अब यूएसए और चाइना एक ही एक्सिस है। मतलब इस समय अगर जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को हम देखें ध्यान से, तो एक तरफ है यूएसए और सामने आपका रशिया चाइना। इसमें कहीं ना कहीं हम नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हम नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ सकते हैं रशिया चाइना एक्सिस में। इंडिया इसमें हमेशा बीच में टग ऑफ वॉर की स्थिति में रहता है। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए एक पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे वो, क्योंकि इस समय जाहिर सी बात है इंडिया ज्यादा करीब आपके वेस्ट के है, ठीक है, यूएसए, इसराइल, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब देशों के इंडिया इस समय ज्यादा करीब है, क्योंकि चाइना से इंडिया की कहीं ना कहीं एंटी बहुत ज्यादा है, और रशिया और चाइना की क्लोजनेस काफी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो ब्रिक्स एक फोरम है जहां पे थोड़ा सा इसको काउंटर बैलेंस कर सकता है इंडिया, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, अब ब्रिक्स कंट्री शेयर करती है कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या, कि भैया इनको वेस्ट का जो एक फाइनेंशियल डोमिनेशन है, पूरे दुनिया में डॉलर ही क्यों चल रहा है, पूरे दुनिया का ट्रेड रुपी में क्यों नहीं हो रहा है, चाइना की करेंसी में क्यों नहीं हो रहा है, रशिया की करेंसी में क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इनका एक सवाल है, इसको लेकर के लोग काम कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को डाइवर्सिफाई करने के लिए, मल्टीपोलर बनाने के लिए। एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इस समय यूनिपोलर हो रखा है, वेस्ट की डोमिनेशन है, ये अपनी जो है डोमिनेशन से उसको काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। फिर आपको पता है वॉइस फॉर डेवलपिंग नेशन, अब ब्रिक्स में जितने भी देश हैं अधिकतर डेवलपिंग है। चाइना भी हालांकि है डेवलपिंग नहीं, वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, बट वो अभी भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री में जोड़ता है। खैर, वो जो भी उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वॉइस का काम करता है। आपको पता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि डब्ल्यूटीओ, है ना, डब्ल्यूएचओ, यहाँ पे जो भी बातें होती है खासतौर से क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी डिस्कशन होते हैं, वहां पे एक क्लियर कट हमको डिफरेंस दिखाई पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज के एजेंडा में और डेवलप्ड कंट्रीज के एजेंडा में। डेवलप्ड कंट्रीज का एजेंडा क्या रहता है कि भैया हमने बहुत विकास कर लिया, हमने सारा कार्बन एमिशन कर दिया है, अब आप लोग यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की जिम्मेदारी है कि अब कार्बन एमिशन को रोकिए, अपने डेवलपमेंट को कट करिए ताकि कार्बन एमिशन ना होने पाए। डेवलपिंग कंट्री क्या कहती है कि अच्छा, आप करते रहे तो बढ़िया है, और मैं कर रहा हूँ तो आप बता रहे हो कि कार्बन एमिशन हो रहा है, ये वही वाली बात हो गई, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है वाला जो गाना है सलमान भाई का, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे भी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ब्रिक्स इज एक वॉइस के तौर पे काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज की। जाहिर सी बात है, कोई एक कंट्री अगर इंडिविजुअली बोलेगी उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, लेकिन एक कंट्रीज का ग्रुप बोलेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसका वेट ज्यादा होगा पूरे जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। टेररिज्म को लेकर के ब्रिक्स में एक अलग से प्लेटफॉर्म है, ये अपना एक तरीके से डिस्कशन करते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए काम करते हैं। हालांकि चाइना का वही हाल है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो चाइना का वही वाला हाल है। बात वो भले टेररिज्म की करे, बट अल्टीमेटली सपोर्ट वो पाकिस्तान को ही करता है, जो कहीं ना कहीं एक साउथ एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बन के उभरा है टेररिज्म की, ठीक है। ग्लोबल ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, तो जो यूएनएससी वगैरह, एनएसजी वगैरह है, इनमें इंडिया की मेंबरशिप को कोई एक कंट्री रोक रही है तो चाइना रोक रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के जरिए हम चाइना को साथ सकते हैं ताकि चाइना हमारे यूएनएससी में और एनएसजी में एंट्री को कहीं ना कहीं हैम्पर ना करे, ठीक है। तो ये सारे इंडिया के लिए बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस क्या है भाई, हेट्रोजेनिटी, आपको जितने देश मिलेंगे उसमें बहुत कम कॉमन चीजें होंगी, कल्चरली बहुत डिफरेंट, इकोनॉमिकली बहुत डिफरेंट। आप सोचिए कहाँ रशिया, कहाँ साउथ अफ्रीका, है ना, कहाँ आपका इथोपिया। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, और किस चीज को लेकर के कंट्री की डोमिनेंस है। जैसे रशिया अपने आर्म्स को लेकर के, चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, यूएस सऊदी अरेबिया अपने क्रूड ऑयल को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्स एक हेट्रोजेनेटिक ग्रुप है, जो कि साथ में आकर के काम कर पाए, कॉमन मुद्दे पे डिस्कशन हो पाए, ऐसा मतलब बहुत मुश्किल लगता है यहाँ पे। और चाइना सेंट्रिक है कहीं ना कहीं, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। जितनी भी ब्रिक्स की कंट्री हैं, वो आपस में जितना ट्रेड करती हैं उससे कई गुना ज्यादा वो कंट्रीज चाइना से ट्रेड करती हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना के जो बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है उनके ग्रुप के रूप में भी ब्रिक्स को देखा जाता है। ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ग्रुप जिसमें इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, रशिया जैसी, वो चाइना सेंट्रिक होकर के रह ना जाए कहीं, ठीक है। फिर ग्लोबल मॉडल फॉर गवर्नेंस, अब ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, आपको पता है हर जगह ट्रेड वॉर चल रही है, हर जगह प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, कि भैया हमारे देश में अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अब आपके ऊपर हम बहुत टैक्स लगा देंगे, आप जो हमारे यहाँ पे बेचोगे महंगा होकर के बिकेगा। वही काम फिर दूसरी कंट्री करते हैं, उसको हम ट्रेड वॉर बोल देते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है ब्रिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि पूरी कहीं ना कहीं कंट्रीज अपने आप को क्लोज कर रही हैं, ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है, सप्लाई चेन आपकी कोविड के बाद से बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो चुकी है, क्लाइमेट का बहुत बुरा हाल है। तो हर कोई मतलब वही है कि अपने अपने में रहना चाह रहा है इस समय। तो ये भी एक चैलेंज है ब्रिक्स के लिए कि ऐसे माहौल में ब्रिक्स अपने आप को कैसे
आगे बढ़ा के स्टैब्लिश करेगा। ठीक है। अब बाकी भैया इसका वे फॉरवर्ड वही सारी कॉमन सी बातें हैं कि ब्रिक्स को सबका डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहिए, चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो। इंटरनेशनल इशूज का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कल्चरल और सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी को जो है अपनी उसके लिए रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई हम ये ना करें कि चाइना के कल्चर को हम बुरा कह रहे हैं, हमारे कल्चर को चाइना बुरा कह रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक सी बातें हैं। ये आपका GS2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज कहीं ना कहीं थी। अगला आपका क्या है, यूएपीए। यूएपीए के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है और बताना है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। ठीक है। सेक्शन 13 ऑफ यूएपीए प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज इलीगल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इलीगल डिक्लेयर करना है तो ये पावर सेक्शन 13 में क्राइटेरिया दिए हुए हैं बेसिकली। ठीक है। यूएपीए उस हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई होता है, उस हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई होता है जिसने इंडिया में कोई क्राइम किया या फिर इंडिया के बाहर कोई क्राइम किया है। ठीक है। 2019 का जो अमेंडमेंट था यूएपीए का, उसने पावर दी है किसको, आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती हैं। अब आपको बताने कितने स्टेटमेंट सही हैं, आइए देखते हैं। अभी हुआ कि दिल्ली के जो एलजी साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने सैंक्शन दे दिया है कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन, ये सब जो मतलब शेख अरुंधति रॉय आपकी एक तरीके से राइटर हैं, और शेख शौकत हुसैन जो है फॉर्मर प्रोफेसर इंटरनेशनल लॉ के कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ठीक है। इनके ऊपर यूएपीए के अंडर में चार्ज फाइल किया जाए, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा भाषण दिया था 2010 के आसपास जो कि देश की सोवरेनिटी वगैरह के अगेंस्ट में था। सेक्शन 13 के अंदर फाइल करने को बोला गया है। अब वैसे आपसे कोई भी लॉ का उठा करके रैंडमली सेक्शन नहीं पूछ लिया जाएगा, बट अगर द हिंदू में आ गया है, किसी न्यूज़पेपर में आ गया है, न्यूज में आ गया कि हाँ इस सेक्शन के अंडर में फाइल करने को बोला गया, कि वो सेक्शन अपने आप के, तो फिर वो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने आप में कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये पहले स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये क्राइटेरिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर करने का नहीं है। इसमें क्या बताया गया है, पनिशमेंट बताई गई है अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। ये आपको देखने की जरूरत है यहाँ पे। advocates whoever takes part in or commits or advocates abets advises or incites the commission of any unlawful activity shall be punishable with the imprisonment of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर कोई भैया ऐसा काम करता है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी है, या किसी को करने के लिए बोलता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसको एक तरीके से उकसाता है, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे करते करते आपका आगे पूरा सजा वगैरह दिया हुआ है, 5 साल 10 साल जो भी, आप देख लीजिएगा एक बार। यूएपीए आपका 1967 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। हुआ कहता है कि उस समय 1960 के बाद से बहुत सारे राज्यों के अंदर से डिमांड आ रही थी कि उन्हें भारत से अलग जाना है। उसी के बाद नक्सलवाड़ी मूवमेंट शुरू हो गई एकदम से। तो उस समय कहीं ना कहीं माहौल बना कि ये सब अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तभी ये 1967 में एकदम अर्जेंट बेसिस पे यूएपीए एक्ट को लाया गया था बेसिकली आपका। ठीक है। as a legislation to set out a reasonable restriction on the fundamental freedoms under 19(1) of the Constitution, such as freedom of speech, right to assemble peacefully, and the right to form associations। अब आपको पता है कि आर्टिकल 19 जो है उसका सब क्लॉज 1 जो, उसमें आपको कुछ तरीके की फ्रीडम दी गई है कि आप भैया कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो शांति से, कहीं भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। क्या कुछ भी बोलने का मतलब ये है कि आप किसी को गाली देते फिरो, या फिर किसी को जो है कुछ भी बोल दो, किसी के ऊपर कोई भी झूठा इल्जाम लगा दो, किसी की इमेज खराब कर दो? नहीं। देश के खिलाफ बोल दो, किसी को उकसा दो, देश के खिलाफ बोल करके देश से अलग होने की बात कर दो, क्या ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं है। क्या कहीं पे भी पीसफुली असेंबल होने का मतलब ये है कि आप देश की आजादी के खिलाफ नारे लगा रहे हो, है ना, कि हमें जो है देश से आजादी चाहिए, हम देश के साथ नहीं रहेंगे? क्या कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने का मतलब ये कि आप कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आउटफिट फॉर्म कर लो? नहीं। तो ये सारी जितनी भी फ्रीडम है दोस्तों, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक रिस्ट्रिक्शन है आपका यूएपीए। बात समझ में आ रही है? पहले बहुत सारे एक्ट थे आपके, टाडा पोटा करके जो थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, तो इन सबको धीरे धीरे हटा करके यूएपीए आपका प्राइमरी एंटी टेरर लेजिस्लेशन बन गया इंडिया में आज की डेट में। ठीक है। और ये जो है आपका, in line with its stated objective, the UAPA punishes the commission, funding and support of unlawful activities and terrorist act। तो भैया अनलॉफुल एक्टिविटीज और जो आतंकवादी एक्ट हैं, घटनाएं हैं, खाली उनको पनिश नहीं करता, उनको करने वालों को, उनको फंड करने वालों को और सपोर्ट देने वाले सबको पनिश करने की बात करता है। ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन बता रखी है, कुछ रूल्स बता रखे हैं कि भैया किस एसोसिएशन को हम अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अनलॉफुल एक्टिविटीज आपको पता है कि ऐसा कुछ लिखना है, ऐसा कुछ बोलना है, ऐसा कुछ पढ़ना, ऐसा कुछ साइन बनाना जो देश से अलग होने की बात करे, देश को तोड़ने की बात करे, वो सब आपका अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है। ठीक है। इट कवर्स एक्टिविटीज विच डिस्क्लेम
question, disrupt, or are intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India, and which cause or intend to cause disaffection against India। अब भैया भारत के खिलाफ डिसहार्मनी पैदा करना, भारत के खिलाफ एक भावना बनाना, माहौल बनाना, देश की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, उसकी इंटीग्रिटी यानी कि उसकी जो एकता है उसको तोड़ने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो या करने के लिए किसी को उकसा रहे हो, वो सब आपका अनलॉफुल एक्टिविटी है। जस्ट अ सेकंड। 2004 में क्या हुआ था, यूएपीए को अमेंड किया गया था और टेररिस्ट एक्टिविटी को जो है इसके अंडर में लाया गया था। पहले खाली अनलॉफुल एक्टिविटी की बात होती थी, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी जोड़ी गई है दोस्तों, ये 2004 से जोड़ी गई है। ठीक है, उसके बाद कल लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबको इंडिया में बैन कर दिया गया था। इसके पहले ये लोग बैन नहीं थे इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। कब? जब वो कोई कमिट करता है टेररिज्म का एक्ट या फिर पार्टिसिपेट करता है उस एक्ट में, वो टेररिज्म की तैयारी करता है, वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। अब ये जो बुक्स लिखना जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिले, स्पीच देना, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। इट इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। अगर और किसी तरीके से मतलब इनमें से मेंशन किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो टेररिज्म में, लेकिन उसके अलावा भी सरकार को लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसका लेना देना है, तब भी वो ये चौथे क्राइटेरिया के अंदर उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। 2019 में अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में और होम मिनिस्ट्री को पावर दी गई कि वो किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट एक तरीके से डेजिग्नेट कर दे। इसके पहले किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की पावर नहीं थी, सिर्फ इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर किया जा सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा भी आपका गलत हो गया, ये आईबी को नहीं, होम मिनिस्ट्री को पावर देता है। दूसरा आपका सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बाकी तीनों आंसर आपके सही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वही जो मैंने अभी बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंडिया में भी अप्लाई होता है और इंडिया के बाहर भी अप्लाई होता है अगर आप इंडिया के खिलाफ कोई काम कर रहे हो तो। ठीक है, अब इसमें 7 साल तक की सजा होती है अगर आप कुछ अनलॉफुल काम कर रहे हो। फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन डेथ, पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन। भैया इफ यू कैरी आउट एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, अगर आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो खाली, तो 7 साल तक की सजा है। बट अगर आप कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि करो जिससे किसी की मौत हो रही है ना, तो भैया आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी और फाइन भी मिलेगा। ठीक है, फॉर अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज पनिशमेंट इज जेल टाइम बिटवीन 5 years एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आपके किए गए, मान लीजिए आपने बम फेंका और किसी की मृत्यु हो गई तो आपको उम्र कैद हो जाएगी। लेकिन आपने बम पकड़ाया सामने वाले को फेंकने के लिए, तो आपने सीधे फेंका नहीं है लेकिन आपने पकड़ाया है, सपोर्ट किया है, तो आपको 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है, कुछ इसके क्रिटिसिज्म है, वो हमें देखना है। भैया फेवर में आपका क्या बोला जा रहा है? अगेन जीएस 2 के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भैया देश की सरकार को एम्पावर करता है कि देश की सिक्योरिटी के लिए काम करे। कोई भी अगर ऐसा गलत काम कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो उसको पनिश कर दे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। अब जस्ट सॉरी, अब जब हमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को पावर मिल गई है और हमने इनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये टेररिस्ट है, मसूद अजहर, हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट आउटफिट है, तो हमको क्या पावर मिल गई कि अगर इंडिया के अंदर इनकी कोई संपत्ति वगैरह है तो उसको हम सीज कर दें, इनको हम इंडिया आने के ऊपर रोक लगा दें। अभी तक मतलब इंडिया के पास पावर भी नहीं थी कि वो जैश ए मोहम्मद के किसी आदमी के या फिर आपका हाफिज सईद के इंडिया आने पर रोक लगा दे, बैन कर दे, ऐसी पावर नहीं थी किसी भी एक्ट में, है ना, लेकिन अब है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे देने की बात की जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई आतंकवादी कल हमला करने वाला था, आपने आज पकड़ लिया, तो आप उसको डिटेन कर सकते हो लंबे समय तक, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, मतलब बिना किसी जवाबदेही के आप उसको डिटेन करके रखिए अपना अंदर। ये सारी बातें हैं। फिर यूएपी अमेंडमेंट्स अलाइन विद द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द सस्पेंशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, शोकेसिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन आया था कि हमें टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली फंडिंग को, फाइनेंसिंग को पूरी तरीके से सप्रेस करना है, और इंडिया ने यूएपीए पास करके अपना ये भरोसा दिखाया कि भैया हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के कितना करीब जा करके काम करते हैं, उनसे उनके साथ अलाइन होकर के काम करते हैं। फिर बहुत सारी सीवियर पेनाल्टीज हैं जिसके जिससे क्या होता है कि अगर किसी को पनिशमेंट मिली है तो आने वाले समय में कई लोग के मन में वो भय बैठ जाता है कि अच्छा ये काम इंडिया में किया था इन्होंने, तो उनको ये सजा मिली थी, हमें नहीं करना चाहिए। कुछ क्रिटिसिज्म भी है भैया, खाली 2% का कन्विक्शन रेट है। आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 7 साल तक आप जेल में रख रहे हो, जैसे कि गौर चक्रवर्ती, लेकिन उसके बाद वो रिलीज हो जा रहा है इंसान। 2% कन्विक्शन रेट है खाली, यानी कि आप अरेस्ट जितना कर रहे हो उसमें से 2 लोग को आप गिल्टी प्रूफ कर पा रहे हो खाली। तो कहीं ना कहीं एक मिसयूज को दिखा रहा है कि भैया हमने किसी की बात को दबाने के लिए,
किसी की पावर को कर्व करने के लिए हमने उसे अरेस्ट तो कर लिया है इसके अंदर में, बाद में हम प्रूव नहीं कर पाए तो भैया वो छूट गया, लेकिन उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अब सोचिए कोई 7 साल जेल में रह करके जाए, उसके बाद वो मतलब नॉट गिल्टी प्रूव हो जाए, तो क्या उसकी जिंदगी कुछ बची उसके बाद उसके लिए, है ना। बाहर तो लोग उसको स्टिग्मा की नजर से देखेंगे कि 7 साल जेल में रह के आया, कुछ तो किया होगा तभी तो रहा है 7 साल जेल में, भले कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया, बट ये सब चीजें किसी को समझ में जल्दी नहीं आती हैं। फिर जो टेररिज्म की परिभाषा इन्होंने दे रखी है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वेग है। अब इनको कल को पता नहीं कि क्या चीज को टेररिज्म बोल दें, है ना, क्या चीज को टेररिज्म बोल दे, तो इनको हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर बहुत दे दी गई इनको, मतलब सरकार को। ठीक है। फिर बहुत लोगों को अरेस्ट कर लेना सस्पिशन के ग्राउंड पे, उनकी बेल ना होने देना। जिसे आपका अभी आपको न्यूज पता होगी, उमर खालिद करके नाम था मेरे ख्याल से, ये जो कन्हैया कुमार के साथ वाले थे कश्मीर वाले नारे में, जो लोग मतलब जिनका नाम आया था, अब ये नहीं पता कि थे कि नहीं थे। फिर ये जो आपका सीए को लेकर के आंदोलन हुआ था, ये शाहीन बाग वाला, उसमें भी ये उमर खालिद वगैरह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। उसके बाद से लगातार जेल में अभी तक बने हुए यूएपीए के अंडर में। अब मुझे नहीं पता कि ये गिल्टी है कि नहीं गिल्टी, लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर ये गिल्टी नहीं हुए और बाद में छूट गए कोर्ट से, तो सरकार ने क्या इनके साथ गलत किया कि नहीं किया, क्या इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या। और गलती सिर्फ क्या है, अगर बाय चांस से नॉट गिल्टी प्रूव हो जाते तो इनकी गलती क्या थी, सरकार के अगेंस्ट में जाकर के बात कर रहे थे। बात समझ में आई। द एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्ट लाइक लाइकली टू थ्रेटन, लाइकली टू स्ट्राइक टेरर। अब लगता है कि ये डरा देगा, लगता है कि कुछ टेरर का काम कर देगा, ये बहुत ही मतलब ब्रॉड टर्म है, इसके तहत तो आप फिर किसी को भी उठा के अंदर डाल दोगे, है ना। ये सारी आपकी बातें हैं। फिर बेल वेल मिलना बड़ा मुश्किल है, इनके जो एक्ट में जो सेक्शन वगैरह है उसके तहत बेल मिलना यूएपी में बड़ा मुश्किल है। मैंने जो आपको बता ही रखा है, उमर खालिद कब से जेल में है ना। तो ये सारी बातें, इसके क्रिटिसिज्म है, जीएस2 जीएस3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये आपकी सारी जो न्यूज थी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों वाली थी। अब जो है सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी न्यूज है, सब प्रीलिम्स के हिसाब से उनको आपको देखना है। ठीक है। रिसेंटली एंड मिलिट्री एयरबेस इन मायरगोरोड वाज इन न्यूज ड्यू टू द यूज ऑफ स्कंदर मिसाइल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मायरगोरोड लोकेटेड। अब ये मिरगोरोड या मायरगोरोड जो भी आप इसको बोले, ये किस देश में यहाँ के मिलिट्री एयरबेस पे भी स्कंदर मिसाइल का यूज करके हमला किया गया है। यूक्रेन, रशिया, इसराइल, ईरान, चारों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं फिलहाल कंफ्लिक्ट में है। तो भैया ये न्यूज आपकी आपकी स्कंदर मिसाइल के ऊपर है। ठीक है। और ये यूक्रेन का एयरबेस है मायरगोरोड, है ना, मायरगोरोड या फिर मिरगोरोड, ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे रशिया ने जो है टारगेट किया है स्कंदर मिसाइल से। स्कंदर मिसाइल आपकी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसका यूज करके रशिया ने मतलब कहा है कि हमने इनके ऊपर हमला किया है। वेस्ट में इसे स्कंदर मिसाइल को हम किस नाम से जानते हैं, S626 के नाम, SS26 स्टोन के नाम से, SS26 स्टोन के नाम से ये स्कंदर मिसाइल आपकी मशहूर है। ठीक है। ये आपकी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको रशिया ने डेवलप किया है। रशियन सर्विस में 2006 से है ये। इसके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल, इसके जो है कई तरीके की यूज होती हैं। ये इसके फीचर है, कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, कितने किलो की होती है, कितने दूर तक जा सकती है, एक बार आप रीड कर लोगे कुछ बचेगा नहीं इसमें। इसके वेरिएंट्स क्या है, स्कंदर ई और स्कंदर के। ठीक है। स्कंदर ई और स्कंदर के, इनके दो वेरिएशन है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूक्रेन। ठीक है। चलिए अगली न्यूज क्या है, ओलंपस मॉन्स के बारे में। ओलंपस मॉन्स के बारे में बताना है भैया, दो स्टेटमेंट है। इट इज कंसीडर्ड सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट वॉल्केनो एंड इज लोकेटेड ऑन प्लेनेट वीनस। भैया ये पूरे ब्रह्मांड का सॉरी नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एक तरीके से वॉल्केनो है, सबसे एक तरीके से विशालकाय वॉल्केनो है, और ये वीनस ग्रह के ऊपर है। ये आपको पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये शील्ड वॉल्केनो है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हुआ क्या है, अभी यहाँ पे फ्रॉस्ट मिली है हमको, साइंटिस्ट ने जो है मार्स के टॉलेस्ट वॉल्केनो ओलंपस मॉन्स के ऊपर क्या किया है, एक्टिव वाटर साइकिल हमको पता चली कि अच्छा यहाँ तो फ्रॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पे एक्टिव वाटर साइकिल हो रखी है। तो कुछ कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये है क्या, है ना, ओलंपस मॉन्स और शील्ड वॉल्केनो क्या होते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो भैया ये आपका ओलंपस मॉन्स जो है, ये मार्स के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, बात ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूछ लेगा नहीं तो। ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा वॉल्केनो माना जाता है सोलर सिस्टम का, पूरे 16 माइल यानी कि 24 किलोमीटर ऊंचा है। अब आप सोचिए, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है ये सिर्फ। अब सोचिए वहां से अगर लावा निकलेगा तो कितनी भयानक तबाही मचेगी। ठीक है। और 550 किलोमीटर वाइड है ये। सोच के देखिए, इसकी एक बार आप लेंथ और ब्रेड्थ को समझिए कितनी ज्यादा है ना, और अपने आप को उसके सामने खड़ा इमेजिन करिए। 24 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर लंबा, मतलब आप सोचिए 8 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फियर होता है। ठीक है। ट्रोपोपॉज होता है 8 किलोमीटर के, जहां पे खत्म होता है। उससे भी आपका 2 गुना और ज्यादा, मतलब आप लगभग लगभग एटमोस्फियर, आप स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी ऊपरी हिस्से पे हो गए, है ना, उतना ऊंचा है ये। और 550 किलोमीटर लंबा, यानी कि आप दिल्ली से आराम से एटलीस्ट कहाँ तक, आप मान लीजिए दिल्ली से आप मनाली तक चले गए, है ना।
मनाली तो फिर भी गोल गोल घूम के रास्ते, दिल्ली से आप चले गए भोपाल ग्वालियर तक, कितना चौड़ा है ये। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है वो आपका हवाई में है, मौना लोआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया सॉरी अर्थ का जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है वो कौन सा है, हवाई का मौना लोआ। ये 120 किलोमीटर लंबा है और 9 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, 9 किलोमीटर ऊंचा और 120 किलोमीटर लंबा है, यानी कि उसकी तुलना में वन थर्ड है ये, एक तरीके से, और लंबाई में तो वन थर्ड भी नहीं है। ठीक है, चलिए, 3.5 बिलियन ईयर पहले बना था, सब पढ़ लीजिएगा। बहुत ही फ्लैट माउंटेन है जहाँ पे खाली 2 से 5 डिग्री का एक तरीके से स्लोप है, यानी कि खड़ी चढ़ाई नहीं है, समथल टाइप का पहाड़ है ये आपका। ठीक है, इट्स समिट इज मार्क्ड बाय अ कैल्डरा, अ लार्ज डिप्रेशन फॉर्म बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम कैल्डरा बोलते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से एक डिप्रेशन टाइप का, आप सोचिए यहाँ से आपको कितना छोटा लग रहा है, बट असलियत में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो ये 20-30 किलोमीटर का तो होगा ही कम से कम, है ना। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। इट्स समिट इज मार्क्ड बाय कैल्डरा, ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, 50-80 किलोमीटर लिखा हुआ है, आप सोचिए 80 किलोमीटर वाइड है ये कैल्डरा जो है आपका गड्ढा। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो क्या होते हैं, शील्ड वॉल्केनो लार्जेस्ट वॉल्केनो है अर्थ पे। ये मतलब एक तरीके से बहुत लंबी चोटी नहीं होती, तिकोनी, मतलब एक तरीके से आपकी पॉइंटेड चोटी नहीं होती है, इस तरीके के होते हैं। आप मतलब इसका अगर मैं शेप बताऊं तो एक हो गया ऐसा, ऐसा वॉल्केनो, ये ऐसे नहीं होते हैं, ये लगभग इस तरीके के होते हैं। इस तरीके के वॉल्केनो जो होते हैं ये आपके शील्ड वॉल्केनो कहलाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बसाल्ट होता है, लावा होता है, फ्लूइड इससे निकलता है। जब इरप्ट होता है सभी वॉल्केनो से निकलता है, बट दिक्कत क्या है, इससे जो फ्लूइड निकलता है वो उसकी विस्कोसिटी लो होती है, यानी कि वो कम गाढ़ा होता है, पतला होता है, तो वो आराम से काफी दूर तक चला जाता है। मतलब जितना दूर नॉर्मल लावा जाता है उससे ज्यादा दूर आपका ये वाला लावा चला जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनकी एक्सप्लोसिविटी कम होती है, अपने आप जल्दी नहीं फटते जब तक इनमें पानी ना पड़ जाए। जब पानी पड़ता है तभी एक्सप्लोड कर जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नागास्त्रवन के बारे में है। नागास्त्रवन के बारे में 3 स्टेटमेंट है, कितने इनकरेक्ट हैं ये आपको बताना है। ये पहला इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है इंडिया का। ठीक है, पहली बात हो गई। नागास्त्रवन पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया, लगभग लगभग 90% कंटेंट इसका, 90% के ऊपर कंटेंट इसका इंडिया में बना है। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। खाली पहला इनकरेक्ट है, दो इनकरेक्ट नहीं, खाली पहला नहीं, सिर्फ एक इनकरेक्ट है, दो इनकरेक्ट है, तीनों इनकरेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं। आर्मी को मिले है पहली बार फर्स्ट इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। ठीक है, सुसाइड ड्रोन का मतलब क्या है कि इसको आप रिमोट से उठाइए, चलाइए, इसको भेजिए, जैसे आप रिमोट से एरोप्लेन उड़ाते हैं वैसा उसको उड़ाइए, ये बम लेकर के जाएगा, एक्सप्लोसिव लेकर के जाएगा, और एनिमी के कैम्प में जाकर के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, फट जाएगा वहां पर, इससे उनका भी नुकसान और हमारे मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल नुकसान तो होगा, लेकिन जो मैन पावर का नुकसान होता है, किसी इंसान की जान खतरे में नहीं पड़ेगी, बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स के आप एनिमी कैंप्स को जाकर के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। इसको बनाया किसने, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नाम की एक कंपनी, उसने इसको बनाया है। तो जो डीआरडीओ है ना, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो भैया कितने इनकरेक्ट हैं, तो एक तो इनकरेक्ट मिल ही गया आपको। ठीक है, पहला आपका सही है, इट इज फर्स्ट इंडिजिनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन ऑफ इंडिया, ये तो सही बात है एकदम। तो यहाँ पे यानी कि या तो एक गलत है या फिर दो गलत है, तीनों गलत तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, अब वही बात, इससे कैपेबिलिटी बढ़ेगी इंडिया की, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन बात जो है, 75% के ऊपर इंडिजीनियस कंटेंट है, 90% के ऊपर दोस्तों ना, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ऐसे फंसाएगा, जहां भी यूपीएससी ने कोई डेटा लिख दिया, समझ लीजिए 80% चांस है कि वो गलत है, उसमें यूपीएससी ने खेला कर दिया आपके साथ। तो 90% नहीं, 75% के ऊपर इंडिजीनियस कंटेंट है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 kg का ये इसका वेट है, और ये 60 मिनट तक एयरबॉर्न रह सकता है। 30 किलोमीटर जा करके ये 30 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, और 2 मीटर की एक्यूरेसी है इसकी, यानी कि अगर आप जीपीएस से चला रहे हो और आप मान लीजिए इसको किसी एक पॉइंट पे अगर गिराना चाहते हो, तो उसके 2 किलोमीटर 2 मीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं गिरेगा ये, बस इतनी ही इसकी इनएक्यूरेसी है। एग्जैक्टली वहां पे हो सकता है गिर जाए, या फिर 2 मीटर इधर उधर, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये आपकी न्यूज हो गई। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ओनली वन, 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आपका दूसरा इनकरेक्ट है और तीसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए, अगली न्यूज क्या है, इलेक्शन। अच्छा, ये इलेक्शंस के बारे में स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए इसको। ये जो आपका क्वेश्चन की हेडिंग है इसको छोड़ दीजिए, तो स्टेटमेंट देखिए, और दोनों स्टेटमेंट देख के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। डोविश इकोनॉमिक पॉलिसी वो होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, भले इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हैम्पर हो जाए, सरकारें क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगी। आपको मैं बताऊं, आपको अगर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं बैंक के, है ना, अगर आप वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो तो क्या होगा, लोगों के पास लोन कम जाएगा, क्योंकि लोन लेना महंगा हो गया। अब लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगी, जब परचेजिंग पावर कम होगी तो वो डिमांड कम क्रिएट करेंगे, डिमांड कम क्रिएट करेंगे
तो वहां पे क्या होगा, प्राइसेस अपने आप फॉल हो जाएंगे, डिमांड कम होगी, सप्लाई उतनी ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस नीचे आना शुरू होंगे। ठीक है, इसी के अपोजिट क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट हम घटा देते हैं तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं, ज्यादा लोन लेते हैं, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है, वो जाकर के डिमांड क्रिएट करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं तो सप्लायर प्राइस, पहले वो प्राइस बढ़ाएगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, दोनों चीजें बढ़ाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्री की ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डोविश इकोनॉमिक पॉलिसी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भले ही हमें बाकी जो कंट्री की ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं डोविश इकोनॉमिक पॉलिसी में। ठीक है, हॉकिश इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कह रहे हैं कि भैया भले ही आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाए लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, तो ये लोग इंटरेस्ट रेट वगैरह को कम कर देते हैं और हाई इन्फ्लेशन को झेल लेते हैं। अब आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज है, जहां पे हॉकिश लिखा है वहां पे डॉविश होना चाहिए, जहां पे डॉविश लिखा है वहां पे हॉकिश होना चाहिए। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भैया हॉकिश पॉलिसी रहेगी। आसान भाषा में मैं आपको बता चुका हूँ, हॉकिश पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, लोगों को लोन कम मिलता है, लोन कम मिलता है, डिमांड कम क्रिएट करते हैं, डिमांड कम क्रिएट करते हैं तो सप्लाई उतनी ही है, प्राइसेस कम होते हैं, ग्रोथ भी कंट्री की नीचे जाती है, प्राइसेस भी नीचे जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप अभी तक 100 गाड़ियों की डिमांड कर रहे थे, तो जो टोयोटा कंपनी है उसने अपने यहाँ 50 कर्मचारी रख रखे थे गाड़ी बनाने के लिए, अब आपने डिमांड कम कर दी है तो सप्लाई भी उसको कम करनी पड़ेगी, सप्लाई कम करने के लिए उसको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, वो अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है इसमें। तो ये आपकी हॉकिश पॉलिसी होती है। वहीं पे डॉविश पॉलिसी इसका ऑपोजिट है कि भैया चाहे कितना भी इंटरेस्ट रेट हो जाए, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, देश की हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें आपकी जो है एक तरीके से जो ये होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हम लोगों को रोजगार देंगे, कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और महंगाई बढ़ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका न्यूज हो गई छोटी सी। अब छोटी छोटी दो तीन न्यूज और हैं। ये काउली प्राइज आपका दिया गया है, काउली प्राइज जो वेडनेसडे को अनाउंस किया गया, ये दिया जाता है जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स में, न्यूरो साइंस में और नैनो साइंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक नॉर्वेजियन और अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिन और फिलंथ्रोपिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेड कावली, है ना। एक अरुण गौली हमारे यहाँ हुए थे, यहाँ पे फ्रेड कावली हुए हैं। तो इन्होंने जो है, इनके नाम पे ये अवार्ड रखे गए, 3 एरिया में दिए जाते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में, नैनो साइंस में और न्यूरो साइंस में। 2008 से शुरू किया गया था। कब से? 2008 से शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात लिखी है, एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है, स्मॉलेस्ट एरिया क्या है, नैनो साइंस, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूरो साइंस। इन तीनों में दिया जाता है, 2008 में इसको शुरू किया गया था। 2024 का विनर देख लीजिए एस्ट्रोफिजिक्स में कौन है। एस्ट्रोफिजिक्स में आपका डेविड शारबोने को मिला है, अब इसको जो भी प्रोनाउंस कर ले, और सारा सीगर को मिला है। इन्होंने एक्सोप्लैनेट्स वगैरह की डिस्कवरी करी है इस वजह से। फिर नैनो साइंस मिला है रॉबर्ट लैंगर को और आर्मंड पॉल एलिविस्तासोस को, ठीक है, और शड मिर्किन को। इनको क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने बायोमेडिकल कुछ ब्रेक थ्रू वगैरह किया, बायोमेडिकल एप्लीकेशन के बारे में कुछ ब्रेक थ्रू वगैरह किया है। ठीक है, फिर न्यूरो साइंस में किसको मिला है? नैन्सी कैनविशर को, विनरिच फ्रीवर्ल्ड को और डोरिस साउ को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन और ब्रेन के बीच में कुछ ना कुछ लिंक दिखाया है। ये नाम आपको ध्यान रखने क्यों मिला, ये ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग में पेयर्स के फॉर्म में यूपीएससी पूछ सकता है। अगर कोई वनडे एग्जाम वाला ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के पूरे न्यूज आर्टिकल में। ठीक है, चलिए अगली छोटी सी न्यूज क्या, सतनामी कम्युनिटी के बारे में है। ये एक तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली इनका जैत खंभ जो होता है, इनका एक विक्ट्री पिलर होता है सतनामी कम्युनिटी का। सतनामी कम्युनिटी वो है जिसको गुरु घासीदास जी ने शुरू किया था। ठीक है, ऐसे पीसेंट्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं, अनटचेबल्स आते हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इनका एक जैत खंभ होता है जिसको वहां के लोगों ने उखाड़ दिया था, ऐसा कहा गया, तो इन्होंने एसपी ऑफिस में जाकर के हमला कर दिया नाराज होकर के। ठीक है, इस वजह से न्यूज में आया था सतनामी कम्युनिटी आपकी। जैत खंभ किससे जुड़ा हुआ है? जैत खंभ यानी कि विक्ट्री पिलर आपका जुड़ा हुआ है सतनामी कम्युनिटी से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है ये। ठीक है, इसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस, आपके अनटचेबल छत्तीसगढ़ के आते हैं। गुरु घासीदास ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, ये मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे और बिलीविंग इन वन गॉड कॉल्ड सतनाम, ट्रुथफुल नेम एंड सोशल इक्वालिटी। तो गुरु घासीदास जो मोनोथिज्म यानी कि एक भगवान में विश्वास रखते थे, और वो भगवान कौन थे? सतनाम, यानी कि एक तरीके से ट्रुथफुल नेचर। ठीक है, इनको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने को पड़ते हैं आपके सतनामी कम्युनिटी को, लैंड राइट वगैरह को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर के, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, संजय डोबरी टाइगर रिजर्व का नाम चेंज करके गुरु घासीदास नेशनल पार्क रखा था इन्हीं के ऑनर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आखिरी जो आपकी न्यूज है वो आपकी जुड़ी हुई है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग से आपके सब्सटेंसेज है। पीडीएफ अगर अभी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगी, आप जाकर के इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, या फिर इसको आप सेव कर सकते हैं नोट्स के तौर पे अपने, और इसको आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है, उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को और वीडियो दोनों को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, अभी हुआ क्या, बेसिकली डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया जिसमें पहली बार एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिनको हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, एचएसएफसीज के नाम से जानते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर उसको डिप्लीट करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से कम हो रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। यानी कि वो गैसेस, वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, जिसके वजह से सन की यूवी रेज धरती के ऊपर आ रही थी, लोगों को स्किन कैंसर कॉज कर रही थी, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया उन गैसेस का। ठीक है, दिस लेयर इज क्रूशियल फॉर लाइफ, आपको पता है यूवी रेडिएशन को रोकता है ये। सबसे ज्यादा कॉमन ओडीएस में कौन कौन आता है, ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में कौन कौन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, हेलॉन्स आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आता है। और ये सब चीजें ज्यादातर, ये सब गैसेस आपकी रेफ्रिजरेटर में यूज होती हैं, एसी में यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, एरोसल्स में यूज होती हैं। उनसे ये एमिशन होता है, ये जाकर के एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होता है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है। यही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से जुड़ा हुआ आपका एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको 1987 में कंट्रीज ने साइन किया था कि भैया जो ये हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इसको लेकर के हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, कब से, 2010 से। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट भी किया गया था, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 में किया गया था। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अभी तक सीएफसी को बैन किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को फेस डाउन करने के लिए बात की जा रही है। HFCs आर वाइडली एंड ऑल्टरनेटिव्स टू ओडीएस सच एज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह वगैरह। तो ये जो HFCs और आपके सीएफसीज होते हैं, उन्हीं के एक सब्सटीट्यूट है आपके HFCs, यानी कि हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसको हम लोग एनवायरमेंट वाले सेक्शन में कभी ना कभी डिटेल में कवर करेंगे, जब हम लोग एनवायरमेंट के स्टैटिक पढ़ेंगे। तो ये आपकी आज की आखिरी न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, गुड बाय।